देश का विपक्ष आजकल एक अभियान में लगा हुआ है और वो अभियान 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। सबकी कोशिश है कि किसी तरह मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए और सत्ता पर फिर से वही लोग काबिज हो जाएं जिन्होंने लगभग 65 साल देश पर राज किया है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और बाकी लोग ये सब जिस कल्चर से रहे सत्ता में, उस कल्चर का नतीजा आज ये है कि भारत के अंदर जिस तरह के षड्यंत्र किए गए, मतलब आप समझिए कि देश को एक करने में जो 3 साल के लिए धारा 370 टेम्परेरी लगाई गई थी, उसको आज आज़ादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं तो लगभग 73 साल लग गए। धारा 370 नहीं हटाई गई, गुरुकुल बंद हो गए, भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारत का योग, भारत का अध्यात्म, जो हमारी मूल सनातन संस्कृति थी, उसको नष्ट भ्रष्ट करने के षड्यंत्र किए गए। और आज देखिए कि देश की आज़ादी के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश के लाखों मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं, लेकिन बाकी धार्मिक स्थल नहीं। ये सब हुआ। विपक्ष ये चाहता है कि यही दौर दोबारा से आए और ऐसा ही देश में चलता रहे। ओवैसी का इसको लेकर बयान आया है और ओवैसी के बयान से और उम्मीद भी की जा सकती है तो क्या, लेकिन ओवैसी ने अपना दर्द अपने बयान में बता दिया। ओवैसी कहते हैं कि जो इस समय सरकार है, जो मोदी है, वो मजबूत है और वो मजबूतों का साथ दे रहे हैं। अब इसमें आधी बात अगर ओवैसी की समझें तो ये तो पक्का है कि ओवैसी जैसे नेता ये मानते हैं कि मोदी एक मजबूत नेता है और इसलिए मजबूती से फैसला कर रहे हैं। चाहे योग को इंटरनेशनल डे घोषित कर दिया तो सारी दुनिया में योग को पहुंचाने की बात हो, यहां अभी आपने देखा भारतीय शिक्षा पद्धति बदलने के लिए उन्होंने जिस तरह से भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया है, उसको लेकर के बात हो, दोबारा से गुरुकुलों की स्थापना, संस्कृत की स्थापना, हिंदू संस्कृति को लेकर के जिस तरह से ये सरकार चल रही है और जिस तरह से पहली बार केंद्र की सरकार करोड़ों अरबों रुपए धार्मिक स्थलों के जो आप कहिए रख रखाव और या विकसित करने में उनको खर्च कर रही है, ये पहली बार है। 4 धाम योजना हो, 4 धाम की यात्राओं को रोड से जिस तरह से जोड़ा है, ऑल वेदर रोड बनी है, जिस तरह से चित्रकूट सर्किट बनाया जा रहा है, श्री राम सर्किट उसमें जो है राम मंदिर के आसपास बाकी सारी चीज़ों को जोड़ा जाएगा, जिस तरह से देश के धामों को जोड़ने के लिए रेल मार्ग बिछाया जा रहा है और सड़कें बनाई जा रही हैं, ये पहली बार है और इसलिए देश के विपक्ष को दिक्कत है। वो ऐसी कहते हैं कि ये इस समय जो मोदी है ये मजबूत है तो हमारे देश में हम अपनी मर्जी नहीं चला पा रहे हैं, तो वो फॉर्मूला सुझाते हैं कि कमजोर प्रधानमंत्री अगर होगा तो हम सब जो है अपनी बात मनवाएंगे। कहते तो ये और तरीके से है, वो कह रहे हैं अगर कमजोर होगा तो वो कमजोरों की मदद करेगा, मोदी मजबूत है तो मजबूतों की मदद कर रहा है। तो भाई किसकी मदद हो रही है? अगर देश से गुलामी की निशानियों को मिटाया जा रहा है, मजबूत प्रधानमंत्री है तो आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। क्या इससे ओवैसी को दिक्कत है कि हम दुनिया में आज 5वें नंबर पर पहुंचे हैं, दुनिया में 5वें स्थान को हमने प्राप्त किया है देश की आर्थिक स्थिति में? तो क्या ये नहीं होना चाहिए? ओवैसी के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ओवैसी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मजबूत है और इसलिए मजबूत देश को करने में लगे तो उनको दिक्कत है। क्या ओवैसी नहीं चाहते कि हमारे देश की सेना मजबूत हो? क्योंकि आज देश की सेना इतनी मजबूत हुई है कि हमारे देश की सेना के पास अपने ही देश का बना हुआ युद्धपोत INS विक्रांत मौजूद है। आज हमारे ही देश में फाइटर प्लेन बनाने की योजना चल रही है और कई फाइटर प्लेन तो बनाने की स्थिति में हैं। हमारे ही देश में आज खुद की वैक्सीन हम बना लेते हैं। आज देश मजबूत इतना है कि चीन की सेना की आंख में आंख डालकर पिछले 2 साल से हमारी सेना -40 डिग्री टेम्परेचर में भी जमी हुई है।
चीन को उम्मीद नहीं थी, उनको लगता था भारत तो एक कमजोर देश है, इतना बजट कहां से लाएगा, अरबों रुपया खर्च होगा, 50,000 अपने सैनिक लाके बिठा दिए। उसको उम्मीद थी कि 2-4 महीने में भारत के सैनिक तो वापस चले जाएंगे, इनके पास पैसे तो हैं नहीं, संसाधन है नहीं, और तुम घुसपैठ कर देना लद्दाख में। लेकिन पहली बार देश को मजबूत प्रधानमंत्री मिला तो उस मजबूती का लाभ यह हुआ कि देश की सेना आज इतनी मजबूत हुई कि चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वो ऐसी नहीं चाहते कि वैसी स्थिति ये रहे कि हमारी सेना चीन के ऊपर हावी हो जाए, और इसलिए ओवैसी को कमजोर प्रधानमंत्री चाहिए। ये सारे दलों को लेकर के साथ चलने वाले हैं, लेकिन ओवैसी की एक बात में इतनी बात तो तय हो गई कि वो मोदी का लोहा मानते हैं, और इतना भी तय हो गया कि मोदी से उनको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, केवल ये प्रॉब्लम है कि मोदी मजबूती से देश को मजबूत कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था और हर मोर्चे पर देश आज आत्मनिर्भर बन रहा है, और ये इस देश के विपक्षियों की दिक्कत है। उन विपक्ष के नेताओं की दिक्कत है जो नहीं चाहते कि भारत मजबूत बने, जो ये चाहते हैं कि चीन हमारे भारत में घुसपैठ करे, चीन हमारे भारत में आर्थिक रूप से इतना कब्जा कर ले कि वो जब चाहे भारत को गुलाम बना ले। और इसलिए चीन की भाषा ये विपक्षी दल बोलते हैं। लेकिन ओवैसी ने एक बात तो बोल ही दी है, ओवैसी के बयान से इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि ये जो विपक्ष है अभी भी वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, किस तरह की एक कहावत बोलते हैं मुझे ठीक से आती नहीं, लेकिन हाँ ये जो है वो चल रहा है कि तू भी आ जा, लेकिन इकट्ठे होने हैं नहीं। 2014 में, 2019 में इसी तरह की आवाजें उठी थी, विपक्ष एक हो जाओ, एकजुट होकर लड़ो, वे भी नतीजा हमारे सामने है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव का भी आहट अब से पता लग गया, और ओवैसी के बयान से तो कम इतना स्पष्ट हो गया। उन्होंने नीतीश कुमार को नकार दिया, बोला नीतीश कुमार एनडीए में शामिल थे तब तो गोदरा हुआ, फिर वो वहां से अलग हो गए, फिर शामिल हो गए। मतलब उन्होंने नीतीश को नकार दिया और ये बता दिया कि नीतीश तो मोदी के ही आदमी है। कुछ हद तक ओवैसी की बात बिल्कुल ठीक है, वो एक मजे हुए राजनीतिक हैं, वो समझते हैं कि कुछ दिनों पहले ये इसका अलग होना नीतीश कुमार का, कहीं ना कहीं जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि वो फिर से एक ना हो जाएं, और इसलिए उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने शरद पवार पर निशाना साधा कि जो शरद पवार हैं वो कोई विपक्ष के नेता एक हो पाएंगे, इनके नाम पर ऐसा नहीं है। इसी तरह ममता बनर्जी अलग ताल ठोक रही है, केजरीवाल अलग ताल ठोक रहे हैं। तो ओवैसी ने केजरीवाल को भी बता दिया है कि बिल्कुल मोदी जैसे ही हैं साहब, जैसे भाजपा उद्योगपतियों की हेल्प कर रही है केजरीवाल भी वही कर रहे हैं। तो ओवैसी के बयान से इतना तो तय हो गया कि ये विपक्ष कम से कम आज की डेट में तो एक होता दिखाई दे नहीं रहा, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। और जो एनसीपी है महाराष्ट्र के अंदर, अभी चुनाव है बीएमसी के, वहां हमने देखा कि किस तरह से एनसीपी और महाविकास अघाड़ी बल्कि ओवैसी की एआईएमआईएम को लेकर के साथ और चुनाव में उतरी थी। लेकिन अब बीएमसी चुनाव में ये एक होंगे, ये भविष्य बताएगा। लेकिन ओवैसी और शरद पवार के बयान से इतना तो लगता है कि ये बीएमसी के चुनाव में इनकी मजबूरी बनेगी कि ये एक होकर के लड़ें, नहीं तो भाजपा निश्चित रूप से, जिस तरह के सर्वे हैं, भाजपा भारी बहुमत के साथ महाराष्ट्र में भी वापसी करेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में भी वापसी करेगी। सबसे बड़ी दिक्कत बस यही है कि जब से मोदी सत्ता में आए हैं, न खा रहे हैं न खाने देते हैं, और तो और देश को मजबूत बना रहे हैं, देश की समस्याओं का समाधान हो रहा है, देश में एक एक करके जो भी प्रॉब्लम थी वो उनको हल कर रहे हैं। शिक्षा नीति पर बात हो रही है, किसानों के हित की बात हो रही है, रोजगार पर बात हो रही है। आज करोड़ों लोगों को अपना खुद का रोजगार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दिया जा रहा है, जिससे हाथ के काश्तकार जो हैं, कारीगर, वो खुश हैं। तो विपक्ष की दिक्कत यह है कि यदि देश मजबूत हो गया, यदि एक
गरीब आदमी जो केवल सरकारों पर निर्भर था कि कब राशन मिलेगा, कब वो खाएगा, वो आत्मनिर्भर हो गया, तो उनके पास मुद्दे क्या बचेंगे? मोदी के खिलाफ वो क्या बात बोलेंगे मंच से? तो ये प्रॉब्लम है। और इसीलिए अब भाषा बदली है और ओवैसी जैसे नेता कह रहे हैं कि मोदी तो मजबूत है, हमें कमज़ोर पीएम चाहिए। भला ऐसा कोई सोचता है? भाई आपके घर में यदि 2 बच्चे हैं, एक बढ़िया पहलवान है, अच्छी तंदुरुस्ती वाला है, और आप ये उम्मीद करेंगे कि मेरा एक अगला बच्चा जो पैदा हो वो कमज़ोर पैदा हो, क्योंकि जो प्रबल बच्चा है, जो बलशाली बच्चा है, वो सबको पीड़ देता है, वो सबका मुकाबला कर देता है? ये किस तरह की मानसिकता है? तो ये मानसिक दिवालियापन, मैं इसको कहूँगा, राजनीतिक दलों का हो चुका है। जो देश का प्रधानमंत्री, एक मजबूत प्रधानमंत्री होना चाहिए, हर देशवासी, राष्ट्रभक्त लोग वैसी उम्मीद करते हैं, लेकिन ओवैसी के बयान से पता लग गया है कि उनको देश की मजबूती, देश की तरक्की, देश का उत्थान ये झेल नहीं रहा है। इससे प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि अपनी राजनीति चलाए रखने के लिए गरीबों को गरीब बनाए रखना चाहिए, जो कांग्रेस ने किया। 65-70 साल देश पे शासन किया, हर चुनाव में वादा करते थे हम देश से गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गए बेचारे, भूख से मर गए, कुछ ठंड से मर गए, कुछ बाढ़ में बह गए, और कांग्रेस सत्ता में आती रही। लेकिन मोदी हैं कि गरीबी हटाने का नारा वो जो दे रहे हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे गरीबों को मकान दिया जा रहा है, स्वास्थ्य दिया जा रहा है, महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है। तो वो गरीबों को नहीं हटा रहे हैं, गरीबों की रक्षा कर रहे हैं। और गरीबी हटाने को लेकर के जो अभियान स्वदेशी जागरण का चला है कि आत्मनिर्भर भारत, उस पर देश काम कर रहा है। और ये अगर ऐसा होता रहा तो गारंटी है कि अगले 10 साल में भारत की तस्वीर कुछ और होगी। और ये देश का जो विपक्ष नफरत की राजनीति करके, लोगों को झूठ बोलकर, गरीब को गरीब बनाकर अब तक देश में सत्ता प्राप्त करता रहा है, उसके लिए देश के अंदर कोई जगह नहीं बचेगी। वंदे मातरम।